हेलो दोस्तों, तो जैसे कि अभी हम देखने वाले आज के दिन रेशो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर। ठीक है, रेशो प्रोपोर्शन का 2021 के जितने भी एसएससी सीजीएल टियर 1 में सारे के सारे जितने क्वेश्चन आ चुके, सारे के सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आपने रेशो प्रोपोर्शन ऑलरेडी पढ़ रखा है तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। आपने नहीं पढ़ा है तब भी देखना चाहिए, क्योंकि जो पढ़े होंगे उनका रिवीजन हो जाएगा, उनको एक आइडिया आ जाएगा कि यार कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में, तो और आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जिनका प्रिपरेशन नहीं होगा उनको भी ये सब कुछ समझ में आने वाला है। मैं ऐसे पढ़ाता हूँ कि हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो दोनों बच्चों को इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। जैसे कि आप लोग को पता है, मैं सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ। ठीक है, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8668391131। आप यहाँ पे मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हो। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे आप आपका नाम, आपका स्टेट का नाम मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपका नंबर सेव कर दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हम टाइप वाइज ले रहे हैं रेशो प्रोपोर्शन। अभी हम लेने वाले हैं, हम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन ले रहे हैं एसएससी सीजीएल 2021 टियर 1 का। बेस्ट एक्सप्लेनेशन तो 100% रहेगा, एरर फ्री रहेगा, कोई भी एरर नहीं रहेगा हमारे तरफ से, और रेगुलर कंटेंट आता रहेगा, और बाइलिंगुअल क्लास रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी। ठीक है, तो आज हम रेशो प्रोपोर्शन, उसके साथ उसमें रेशो प्रोपोर्शन का ही पार्ट होता है पार्टनरशिप का, ये सारे क्वेश्चन हम देखने वाले। ठीक है, और मैं आप लोगों का जो भी डर है एसएससी सीजीएल मैथ्स से रिलेटेड वो पूरा निकालने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यदि आप नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कमेंट भी कर देना, थोड़ा हौसला बढ़ता है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है क्वेश्चन। इफ P is the third proportional to 820 and Q is the fourth proportional to 3, 5 and 24, then find the value of 2P plus Q। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं क्वेश्चन में। देखो पहले देखो थर्ड प्रोपोर्शन होता क्या है। जैसे मान लो A, B और C यदि है, और यदि C थर्ड प्रोपोर्शनल है तो इसका मीनिंग होता है A/B इज इक्वल टू B/C। ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, ये होता है थर्ड प्रोपोर्शन का मीनिंग। ठीक है, तो ये यदि कंसेप्ट आपको पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और फोर्थ प्रोपोर्शनल यदि A/B/C/D, ये यदि 4 प्रोपोर्शन में है तो इसका मीनिंग होता है A/B इज इक्वल टू C/D। ये मीनिंग होता है। ये बेसिक कंसेप्ट हो गया इन टाइप के क्वेश्चन का। ठीक है, और मैं इसका पीडीएफ आपको भेजने वाला, जो भी मैं यहाँ पे अभी सॉल्व करूंगा ना, उसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे रहेगा, डिफरेंशियल मैथ पे। ठीक है, तो उसका भी टेंशन, आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यदि P थर्ड प्रोपोर्शन में है 820 और P यदि थर्ड प्रोपोर्शन में, इसका मीनिंग क्या है 8/20 इज इक्वल टू 20/P। यानी जो सेकंड नंबर पे रहता है ना, ये दो जगह पे रहता है। ठीक है, और जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो यहाँ पे रहेगा, जो फर्स्ट वाली चीज़ है वो यहाँ पे रहेगी। सिंपल सा इतना है। ठीक है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होता, इस वजह से भी मार्क्स जाते लोगों को, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, अभी करो इसको सॉल्व। कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, पता है ना आपको। नहीं तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं, और आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम डिवाइड करते हैं तो 4 से दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो गया 4 2 जा और 4 5 जा। ठीक है, और ये कितना हो गया 2 1 जा और 2 10 जा, और ये यदि इधर जाएगा और ये इधर जाएगा तो बन जाएगा अपना P इज इक्वल टू 50। ठीक है, ये अपना आ गया फर्स्ट वाला चीज़, P इज इक्वल टू 50 अपने पास आ गया। अभी आगे क्या बोला है, आगे बोला गया है कि भैया Q फोर्थ प्रोपोर्शन है। मैंने क्या बोला था फोर्थ प्रोपोर्शन का, कि भैया कितना है ये 3, 5, 24, और Q फोर्थ प्रोपोर्शन में, यानी 3/5 इज इक्वल टू 24/Q, है ना। यही कंसेप्ट होता है। फिर से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से 3 से यहाँ पे कर सकते हैं, और ये 5 से यहाँ से कर सकते हैं, या 3 को 5 से कर सकते हैं। ये मेथड होता है कैलकुलेशन करने का, बट ऑफकोर्स Q के साथ होगा नहीं, क्योंकि एक वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 8 जा, कितना हो गया भैया तुम्हारा 24 हो गया। ठीक है, अभी आगे क्या रहेगा, आगे तुम्हारा रहेगा ये Q जो है ये तुम्हारा इधर जाएगा और 5 इधर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन कर देगा, तो आपका Q इज इक्वल टू 5 × 8 40 बन गया। ठीक है, तो Q का वैल्यू भी आपके पास आ गया, जो कि है आपका 40। पूछा क्या गया है एग्जाम में पूछा गया है 2P + Q, यानी 2 × 50 यानी 100 + Q यानी 140। ये आपको पूछा गया है 2P + Q क्या है, जो कि आ जाएगा आपका 140, और यही आपका फाइनल आंसर है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको बेसिक कंसेप्ट यदि पता हो तो। ठीक है, कुछ भी नहीं है एकदम। ये क्वेश्चन यदि आपको कंसेप्ट पता है,
ठीक है। तो मुझे लगता है ये 20 या 25 सेकंड भी बहुत हो गए इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। और कमेंट मुझे ज़रूर बता देना कि कैसा आपको लग रहा है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आप लोग के लिए और वीडियो बनाऊँ, ठीक है। अभी देखो ये भी एक कंसेप्ट है, ये भी कंसेप्ट बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ये हम एकदम आराम से इसको समझ लेंगे। एट प्रेजेंट ए इज यंगर देन बी बाय 8, ठीक है। 4 years ago their ages were in the ratio 1:2, then what is the present age of B? मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में पूछा गया है कि भैया ए जो है वो बी से छोटा है 8 साल से, ठीक है। यानी दोनों का एज का डिफरेंस 8 साल है। 4 साल पहले उनके एज का रेशियो दिया गया है और आज का उनका एज पूछा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है यदि कंसेप्ट क्लैरिटी हो तो। मुझे एक बात बताओ सिंपल कॉमन सेंस वाली, आप और आपके भाई का एज जो बचपन में था और आज था हर वक्त सेम रहा है ना। यानी एज का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा, दो लोगों के बीच में जो एज का डिफरेंस होता है वो हमेशा हमेशा सेम रहता है, आपकी उम्र कितनी भी बढ़ती रहे। ये बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। तो देखो ए और बी का ये 1:2 एज का रेशियो है 4 ईयर पहले, ठीक है। 4 ईयर पहले ये रेशियो है 1:2। लेकिन उनके एज का जो डिफरेंस है वो 4 साल पहले भी 8 ही साल रहा होगा। यदि आज भी 8 साल का एज का डिफरेंस है तो 4 साल बाद भी 8 ही का डिफरेंस रहा होगा। यानी ये 1 और 2 का डिफरेंस 8 है ये रेशियो में, ठीक है। यानी 2 - 1, यानी यदि 1 2 - 1 यदि 8 है तो हम अभी कुछ भी निकाल सकते हैं। 1 यदि 8 है यानी ये ए क्या है, ये 8 है, ये 2 क्या है, ये 16 है। यानी लेकिन ये कौन सा है, ये 4 साल पहले का है ना, 4 साल पहले का। यानी 4 साल पहले ए का एज 8 रहा होगा और बी का एज 16 रहा होगा। अभी क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी। उन्होंने प्रेजेंट एज बी का पूछा है, जो कि देखो भैया 4 साल पहले 16 था, आज कितना रहेगा, आज आपका रहेगा 16 + 4 यानी 20। और यही आपका फाइनल आंसर आ गया। कुछ है क्या क्वेश्चन में, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्या है, एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। यही कंसेप्ट यूज करके हम इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने वाले। तो कंसेप्ट बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देन अभी सेम वही कंसेप्ट थोड़ा सा ऊपर लेवल पे चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 3 years ago द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड दैट ऑफ हिज सन वाज 8:3, ठीक है भैया। फादर, ठीक है, फादर और आपका जो सन है, फादर और सन, उनका एज का रेशियो 8:3 था। बट ये कब था, 3 ईयर पहले था, ठीक है। मैं बस आपको सब कुछ अच्छे से लिख के दूंगा, आपको बस टेलीग्राम ग्रुप पे जाके इसको डाउनलोड कर लेना है, कोई टेंशन नहीं, खुद से नोट्स नहीं बनाना है, ठीक है। आफ्टर 4 years, देखो ये ध्यान में रखो, मैं जॉब करने वाला हूँ, ये बीच में रहेगा, ये रहेगा प्रेजेंट, ये रहेगा प्रेजेंट। और आफ्टर 4 years द एजेस विल बी इन द रेशियो 11:5। 11:5 एज का रेशियो है। ये कब है, ये है आपका 4 साल बाद, ठीक है। अभी बहुत अच्छे से समझो, ये कंडीशन है ना, ये 3 साल पहले है, ये है कंडीशन 4 साल बाद, ठीक है। 3 साल पहले 8:3 था, अभी 4 साल बाद 11:5 है, ठीक है। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ करेंगे। मैंने क्या बताया था, बेसिक कंसेप्ट क्या है, दो लोगों का एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पे एज का डिफरेंस कितना है भैया, 5 है, और यहाँ पे एज का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 है। और ये कैसे हो गया, ये तो नहीं ना, एज का डिफरेंस तो सेम होना चाहिए। तो हम कैसे कर सकते हैं इन दोनों नंबर को सेम, तो हम यदि हम इसको इंटू 6 कर देंगे तो ये 30 बन जाएगा, इसको इंटू 5 करेंगे तो ये भी 30 बन जाएगा। यानी दोनों टाइम एज का डिफरेंस कितना है, 30 है ना, तो सेम हो रहा है ना, तो बस। लेकिन क्या डिफरेंस को इंटू 6 करेंगे तो हमें रेशियो को भी इंटू 6 करना पड़ेगा, क्या इसको इंटू 5 करेंगे तो हमको रेशियो को भी 5 करना पड़ता है ना। ये बेसिक कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो चलो भैया इंटू 6 करते हैं और इंटू 5 करते हैं, यानी रेशियो को भी हमें इंटू 6 करना पड़ेगा। तो रेशियो क्या बन के आएगा, फादर और सन का रेशियो ये बन के आएगा इंटू 6 करने के बाद 8 × 6, ये बन के आ गया आपका 48 इस टू 3 × 6, ये आ गया आपका 18। देन ये प्रेजेंट, देन 11 इंटू ये 5 है ना, 11 × 5 ये बन गया आपका 55, और 5 × 5 ये बन गया आपका 25, ठीक है। ये है तुम्हारा प्रेजेंट और ये है तुम्हारा 3 साल -3,
और ये +4, ठीक है। डायरेक्ट मैंने शॉर्टकट ऐसे लिख दिया, -3 और +4, आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। अभी पूछा क्या है एग्जाम में ये पूछा गया है व्हाट इज द प्रेजेंट एज। सिंपल सी बात है भैया, देखो 48 - 18 ये भी 30, 55 - 25 ये भी 30, यानी ये एक्चुअल एज रहे होंगे। ये तो भैया ये तो था रेशो, अभी ये बन गया एक्चुअल एज। तो रेशो से एक्चुअल एज करने के लिए हमने क्या किया, उनका दोनों का एज का डिफरेंस है ना वो इक्वल कर दिया, बस यही कंसेप्ट थी। अब हमारे पास एक्चुअल एज आ गए, लेकिन अभी पूछा क्या है, प्रेजेंट एज पूछा है। भैया यदि 3 साल पहले फादर का 48 एज रहा होगा तो सिंपल सी कॉमन सेंस वाली बात है, आज कितना रहा होगा, 48 + 3 यानी 51, आज रहा होगा 51, जो कि है अपना आंसर, है ना। 48 + 3 हम करेंगे तो आंसर आ गया 51। कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बस इतना बेसिक कंसेप्ट, एज वाले क्वेश्चन में इतना बेसिक कंसेप्ट होता है कि दोनों का एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, ठीक है। देखो 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर है, उसमें से सेकंड इज 1/3 ऑफ द फर्स्ट एंड इज ऑल्सो 3/4 ऑफ द थर्ड नंबर। कोई बात नहीं, हम फर्स्ट को ए लिखेंगे, सेकंड को बी लिखेंगे, थर्ड को सी लिखेंगे, ठीक है। तो क्या बोला है, सेकंड यानी बी इज 1/3 ऑफ फर्स्ट यानी ए इज ऑल्सो 3/4 ऑफ द थर्ड नंबर कौन सा है, सी, ठीक है। दूसरी संख्या 1/3 है, तीसरी संख्या 3/4 है, ठीक है, कर लिया हमने। अभी क्या बोला है कि एवरेज 3 नंबर का एवरेज जो है ना वो 112 है, देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है भैया। पहले हम ए बी सी का रेशो निकाल लेते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, मतलब हमें A/B/C निकालना है, ठीक है। पहले हम क्या कर लेते हैं भैया, A/B/C हमें निकालना है, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ से यदि इस b को मैं इधर लेके आऊंगा तो A/B बनेगा, और 3 ऊपर और नीचे यानी A/B कितना बनेगा, 3:1, सिंपल सी बात है। A/B है मेरा 3:1। अभी मैंने यहाँ पे यहाँ से लेते हैं B और C का रेशो निकाल लेते हैं, ठीक है। यदि हमने इस C को नीचे लेके आए तो हमारा क्या बनेगा, B/C बनेगा, तो जो कि आता है 3/4, ठीक है। तो B/C 3/4 आता है। मैंने आपको परसेंटेज का, जो हमारा लास्ट लेक्चर रहा है CGL 2020 Tier 1 के, हमने परसेंटेज के उसमें सारे क्वेश्चन किए थे, वहाँ पे मैंने ये चीज़ आपको सिखाई है, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे करते हम, 1-2 मेथड में बताऊंगा। एक तो ये होता है कि कुछ नहीं यानी यहाँ पे 3 लिखते हैं, कुछ नहीं यानी यहाँ पे 1 लिखते हैं, फिर ये मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि ABC का आता है, ठीक है। और एक शॉर्टकट कैसा होता है भैया, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, फिर भी ABC का रेशो आता है, ठीक है। कोई भी मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी शॉर्टकट वाली मेथड होती है, ठीक है। 3 × 3 करेंगे हम 9 आ जाएगा, देन 1 × 3 करेंगे हम 3 आ जाएगा, देन 1 × 4 करेंगे हम, ठीक है। 1 × 4 यदि हम करते हैं तो 4 हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 9:3:4। ये कौन सा रेशो आ गया, ABC का रेशो आ गया 9:3:4। आसान है क्या, नहीं कुछ है क्वेश्चन में, नहीं है। क्या बोला है, 3 नंबर का एवरेज भैया 112 है। मुझे बताओ यदि 3 नंबर का एवरेज यदि हमें पूछा जाए तो फॉर्मूला क्या होता है, A + B + C/3। कितने भी नंबर का यदि हमें एवरेज पूछा जाता है तो ऊपर आती है टोटल, नीचे आते हैं वो कितने नंबर है। तो भैया क्या है, एवरेज यदि हमें निकालना है तो क्या है फॉर्मूला, टोटल कितना है, टोटल उसके नीचे आएगा तुम्हारा डिवाइड बाय कितने नंबर है, 3 नंबर है, तो टोटल निकालो आप, ठीक है। 9 + 3 12, 12 + 4 16, टोटल भैया आ गया आपकी 16। कितने नंबर है, 1 2 3, 3 नंबर है ना, 3 नंबर है भैया, तो डिवाइड बाय 3, ये है आपका एवरेज। और ये एवरेज की एक्चुअल वैल्यू कितना है, 112, यानी 16/3 यदि 112 है, 16/3 यदि 112 है, 112 है, देन स्मॉलेस्ट नंबर। मुझे कॉमन सेंस वाली बात बताओ, 934 में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, 3 है ना, जो कि B है, यानी हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। तो भैया तो 3 की वैल्यू क्या, ये अपना इक्वेशन बन गया। 16/3 यदि 112 है तो 3 की वैल्यू क्या, मैंने आपको परसेंटेज के वीडियो में बताया था। इसको कैसे डिवाइड करते, हम यहाँ से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो ये 16 1 जा 16 7 जा, देखो आपको टेबल्स बहुत अच्छे से याद रखने चाहिए, टेबल्स अच्छे याद है तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अभी क्या है, अभी सिंपल सी बात है, ये जो 3 है ये भी इधर जाएगा, ये 3 भी इधर जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे यानी 7:9 करेंगे, तो फिर आंसर आ जाएगा आपका फाइनली 7:9, यानी फाइनल आंसर आपका आ जाएगा जो कि रहेगा 63, ठीक है। तो आ गया आपका आंसर। कुछ है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं, जो क्वेश्चन ने बोला वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, फिर मैंने A/B/C का रेशो निकाला,
फिर ये एवरेज का स्मॉल छोटा सा कंसेप्ट होता है, बेसिक कंसेप्ट, उससे मैंने निकाल लिया, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। आप खामखा डर जाते हो, आप इंस्पेक्टर 100% बनोगे। अभी देखो, अभी क्या है, ये क्वेश्चन जो है 5th नंबर का क्वेश्चन, इसमें क्या है कि 3 पॉजिटिव जो नंबर है, 3 पॉजिटिव नंबर, उनका रेशो दे दिया है 2:3:4 और उनके स्क्वायर की सम जो है वो दी गई है 2349 और आपको फर्स्ट 2 नंबर का एवरेज पूछा गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट क्लैरिटी कुछ ज़्यादा करनी पड़ेगी आपका, तभी ये क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे बच्चे, मुझे 100% श्योर है, जिन्होंने अभी पढ़ के रखा है रेशियो प्रोपोर्शन, वो भी इस सिंपल क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन को, ठीक है। कंसेप्ट क्लैरिटी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो A:B:C, ये क्या है 2:3:4, सिंपल क्वेश्चन लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा क्या है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स पूछा गया, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर यानी A²:B²:C² का रेशो, जो कि कितना आएगा 4:9:16 आएगा। क्या किया मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस ये 2 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया, A²:B²:C² 4:9:16, ठीक है। तो ये जो है सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी इसका सम ये क्या दिया है 2349, ठीक है, यानी 4 + 9 13, 13 + 16 29। यहाँ पे बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं मैं भी बताऊंगा, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसमें कंसेप्ट क्लैरिटी एक्स्ट्रा अच्छी होनी चाहिए। 29 4 + 9 + 16 ये जो होता है 29, उसका वैल्यू 2349 है, इसका वैल्यू 2349। तो क्या मैं एक का वैल्यू निकाल सकता हूँ? ऑफ कोर्स, एक का वैल्यू क्या रहेगा, यदि 29 ये है तो करो ना डिवाइड, या आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते, पता है ना आपको, ये 29 8 कितना आता है 232 आता है, देन 2 बचेगा, फिर 29 1 29, यानी आपका एक का वैल्यू 29 है, ठीक है। मुझे बताओ एक का वैल्यू, यदि आपको क्या पूछा, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स पूछा गया है, ठीक है। मुझे बताओ एक का वैल्यू यदि 29 है तो मैं क्या 4 का वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या मैं 9 का वैल्यू निकाल सकता हूँ, उससे मेरे को A² और B² का वैल्यू आएगा, यानी A² मेरा कितना बन गया 4 × 81, ठीक है, और मेरा B² कितना बन गया 9 × 81। ध्यान से सुनो, आपको लग रहा होगा यार ये तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बताने भी वाला हूँ कि आप कहाँ पे गलती कर सकते थे, ठीक है। तो मुझे बताओ A कितना आ गया, इसका स्क्वायर रूट निकालो ना, 4 × 81 का स्क्वायर रूट कैसे निकालिए, यहाँ 4 का स्क्वायर रूट 2, 81 का स्क्वायर रूट 9, यानी आपका ये बन गया A18। B कितना आ गया, 9 का स्क्वायर रूट 3, 81 का स्क्वायर रूट 9, यानी B आपका आ गया 27। अब इन दोनों का आपको निकालना है एवरेज। मैंने एवरेज आपको अभी अभी पढ़ाया था, एवरेज में क्या होता है, इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2 करेंगे हम, तो 18 + 27, एवरेज क्या रहेगा 18 + 27 डिवाइड बाय 2, तो कितना आता है ये आपका आ जाता है 55 ये आपका आ जाता है 45, सॉरी ये आपका आ गया 45, और 45/2 कितना होता है 22.5, ये आपका आ गया आंसर। अभी मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे बच्चे गलती कर लेते हैं, ये तो मैंने बताया इसलिए आपको सीधा सीधा आ गया। बच्चे क्या करते पता है, ये करते, ये 4:9, ये 29 है ना, 29 का वैल्यू 2349 है, उसके बाद पूछा क्या है एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, तो ये यहाँ से ही कर लेते, 2 + 3 5 करते, ठीक है, और 5 का मतलब 2 और 3 का एवरेज क्या रहेगा 5, तो 5/2 करेंगे यानी 2.5, यहाँ से ही कर देंगे। 29 यदि 2349 है तो 2.5 कितना रहेगा, और यहाँ से वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और वो हो जाते गलत। कंसेप्ट क्या है भैया, ये यहाँ का 29 है, यहाँ का है, तो हमें इसके साथ ही उसको रिलेट करना पड़ेगा। पहले यहाँ से निकालो, A² का वैल्यू निकालो, B² का वैल्यू निकालो, फिर वहाँ से A B निकाल के फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। यदि आप यहाँ से ही 25 कर रहे हैं, यानी भैया आप ये इक्वेशन यहाँ से ले रहे हैं और फिर दूसरा इक्वेशन हम यहाँ का निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लैरिटी होता है। आप 2.5 करके देखो, आपका आंसर ही नहीं आएगा, इतना बड़ा बड़ा आंसर है, आप बोलोगे यार ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, बट नहीं, ये क्वेश्चन आसान है, कंसेप्ट क्लैरिटी हो तो, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्या है, द रेशो ऑफ मंथली इनकम दिया है A और B का 11:3 एंड एक्सपेंडिचर का रेशो भी दिया है 9:11, और उनका बोला है कि दोनों भी यदि 4000 सेव करते हैं पर मंथ, देन उनके इनकम का डिफरेंस ये करना है, ठीक है। भैया मैंने परसेंटेज जब पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था इनकम = एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। परसेंटेज के हमने क्वेश्चन किए थे 1-2 दिन पहले, ठीक है, तब किया था। ये बेसिक कंसेप्ट हमको याद रखना है, ठीक है। देखो A और B इनकम का रेशो जो है वो कितना है आपका 11:13,
ये है आपका इनकम का रेशो। एक्सपेंडिचर का रेशो जो है वो है आपका 9:11। ठीक है, अभी आपको याद रखना है क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों का डिफरेंस क्या रहना चाहिए, सेविंग ना। ये एक्सपेंडिचर इधर आएगा तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, यानी ये इनका डिफरेंस कितना आ गया 2, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया 2, यानी दोनों ही केस में 2-2 सेविंग हो रहा है और दोनों ही केस में उन्होंने 4-4 हज़ार का सेविंग बताया है, यानी दोनों केस में सेविंग इक्वल होना चाहिए था, जो कि हो रहा है। इसलिए क्वेश्चन बन गया आसान। यदि यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस अलग अलग होता था तो हमें डिफरेंस इक्वल करना पड़ता था, क्योंकि दोनों के केस में सेविंग इक्वल है इसलिए। बट यहाँ पे अपने को डायरेक्टली इक्वल मिल रहा है, इसलिए हमें करने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो सेविंग 2 है। ठीक है, सेविंग कितना है आपका 2 है और 2 का वैल्यू 4000 ओरिजिनल में दिया हुआ है। आपको पूछा क्या है, अभी आपको पूछा गया फाइंड द डिफरेंस इन देयर इनकम, यानी यदि 2 का वैल्यू 4000 है तो भैया इन दोनों का डिफरेंस, इनकम का डिफरेंस यानी 11 और 13 का डिफरेंस पूछा गया, जो भी कितना ही 2 ही है ना, 11 और 13 का इनकम का डिफरेंस भी 2 ही है भैया। 2 का वैल्यू 4000 तो और फिर से 2 का वैल्यू पूछा, जो कि भैया आंसर आ गया आपका 4000। सिंपल, कुछ है ही नहीं ना क्वेश्चन में। ठीक है, बस कंसेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। अभी देखो 7 नंबर का क्वेश्चन, एक्चुअली ये क्वेश्चन मेंसुरेशन में भी आता है और आप रेशो में भी कर सकते हैं यदि आपको फॉर्मूला पता है तो। एक्चुअली ये मेंसुरेशन का है बट आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान फॉर्मूला, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया और थोड़ा और कंसेप्ट क्लैरिटी होने के लिए। क्या है क्वेश्चन में, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू दैट ऑफ द सिलेंडर हैविंग द सेम रेडियस, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस टू हाइट ऑफ द सिलेंडर। कोई नहीं बात, क्या है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका 4/3 πr³ इज इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम का रेशियो होता है πr²h। दोनों जगह पे मैंने r इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट बोला है कि उनका रेडियस सेम है और अभी हमको r/h का वैल्यू पूछा गया है। कुछ नहीं करेंगे भैया सॉल्व, कुछ नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कॉमन सा क्वेश्चन है। पाई कट हो गया तुम्हारा, ये r का 2 और इधर से 2 कट गया तो एक ही r बच जाएगा। ठीक है, 1 सेकंड कितने 10 सेकंड का क्वेश्चन यार, बहुत हो गया, 10 सेकंड भी नहीं, 5 सेकंड का क्वेश्चन। ठीक है, तो r/h यानी ये h इधर आएगा तो ये ऊपर इधर जाएगा 3/4। ठीक है ना, ये h इधर आ गया तो r/h बन गया, ये इधर जाएगा, ये ऊपर जाके नीचे आएगा यानी 3/4। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, 3/4 है आपका आंसर। कुछ है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे 8, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम कंसेप्ट से हम इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। क्या है, ए बी एंड सी डिवाइड्स एन अमाउंट 10,500 अमॉन्ग देम सेल इन द रेशियो 579। देखो ए बी सी ने 10,500 रुपये था, वो 579 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कोई नहीं बात, एकदम बढ़िया बात है। इफ ईच ऑफ देम गेट्स 500 मोर, यदि उनको 500 ज़्यादा मिल गए देन उनका रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। पहले हम निकालेंगे कि भैया 579 का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। देखो क्या है, ए बी और सी 5:7:9 ये फिलहाल रेशियो है। देखो, और ये टोटल वैल्यू इसका सबका क्या दिया हुआ है, वो दिया है तुम्हारा 10,500 रुपया, यानी 5 + 7 12, 12 + 9 21, यानी 21 का वैल्यू जो है ना वो 10,500 रुपये, क्योंकि ये भी टोटल एडिशन है और ये भी टोटल है, यानी 21 का वैल्यू 10,500 है। तो हम 1 का वैल्यू निकाल सकते हैं और 1 से फिर हम 5 का, 7 का, 9 का निकाल लेंगे तो हम ए बी सी का ओरिजिनल यानी एट दिस मोमेंट कितना है वो हम ए बी सी के पास एट दिस मोमेंट कितना है वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो क्या रहेगा भैया, ये इक्वेशन रहेगा 21 यदि 10,500 है तो 1 कितना रहेगा, देखो यहाँ से हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, पता है ना आपको, 21 5 और ये 500, यानी 1 का वैल्यू 500 है। सिंपल सी बात है, यदि 1 का वैल्यू 500 रुपया है तो यदि 1 का वैल्यू 500 रुपया है तो भैया 5 का वैल्यू क्या रहेगा 2,500 रुपये, 7 का वैल्यू कितना रहेगा 3,500 रुपये, 9 का वैल्यू कितना रहेगा 4,500 रुपये। तो लिखो यहाँ पे ए का वैल्यू 2,500, बी का वैल्यू आपका 3,500 और सी का वैल्यू आपका 4,500 रहेगा। ठीक है, अभी इसमें इन्होंने क्या पूछा है कि यदि उनको तीनों को ईच गेट 500, यानी यदि प्रत्येक को 500 रुपये मिल जाए देन रेशियो क्या रहेगा। भैया ये ऑलरेडी अभी फिलहाल का है 2,500, 3,500, 4,500, इसमें 500 दे दो ना उनको, 2,500 में 500 ऐड करोगे भैया इसका बन जाएगा 3,000, ये बन जाएगा आपका 4,000, ये बन जाएगा आपका 5,000। अब ये रेशो पूछा है कितना सही है, एकदम 3 4 5,
3:4:5 ये रहा आपका आंसर। ऑप्शन क्या है आपका? डी ऑप्शन जो है वो है आपका आंसर, 3:4:5। एकदम इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम 9th क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी, बस एक कंसेप्ट अपने को पता होनी चाहिए। क्या है? प्रॉफिट का रेशो दिया है पी और क्यू का, जो कि है 5:8, और इन्वेस्टमेंट का रेशो हमें पूछा गया है, टाइम पीरियड का रेशो बताया गया है जो है 3:5। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, ये क्वेश्चन का पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो, मैं एक बार कंसेप्ट बता देता हूँ, ए और बी दोनों है मान लो, ठीक है। ए ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया आई, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड जैसे I1 मानो, कुछ टाइम पीरियड के लिए किया T1, और बी ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया I2, कुछ टाइम पीरियड के लिए किया मानो T2 टाइम के लिए ये इन्वेस्टमेंट किया, ऑफ कोर्स बिजनेस में, तो प्रॉफिट भी बनेगा ना। तो जो प्रॉफिट बनता है ना वो ये रेशो में रहता है, I1 T1 I2 T2, ये होता है तुम्हारा प्रॉफिट का रेशो, ठीक है। ये है कंसेप्ट इस टाइप के क्वेश्चन के, बिजनेस के पार्टनरशिप के क्वेश्चन के, ये कंसेप्ट है बेसिक। इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे हमें डायरेक्ट प्रॉफिट का रेशो दिया गया है और हमें इन्वेस्टमेंट का रेशो पूछा गया है जो कि टाइम पीरियड का दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, I1, ठीक है, I1 टाइम पीरियड कितना है, ए का फर्स्ट का 3, I1 3:1, I1 × 3 डिवाइडेड बाय I2 सेकेंड का भी बी का इन्वेस्टमेंट, उसका टाइम पीरियड कितना है, ये 5, ये 3 और 5 मैंने कहाँ से लिए, यहाँ से लिए, ये क्योंकि ये किसका टाइम पीरियड का रेशो, ये 3 और ये 5, ये 3 I1 यानी ए का और ये बी का 5 इज इक्वल टू प्रॉफिट का रेशो 5:8 है, इज इक्वल टू 5:8। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, आ गया। 5 या 10 सेकंड भी बहुत हो गए इस क्वेश्चन को, ठीक है। अभी क्या करना है भैया, ये पता है आपको, ये इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन करेगा, यानी I1 डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल टू, ये 5 इधर करेगा 25 बनेगा, 3 × 8 करेगा तो ये 24 बनेगा। I1 बाय I2 बन गया आपका 25:24, जो क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम हॉल में मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, ये मुझे पता है ये 5:8 है, लिख दिया मैंने, और ये मैंने डायरेक्ट में 3I1 5I1 इज इक्वल टू 5:8 है, मैं डायरेक्ट फटाफट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। बस मुझे ये स्टेप मैक्सिमम लिखना पड़ेगा, मैक्सिमम, वो भी मैं बहुत फास्ट कर लूँगा, और मुझे फिर ये डायरेक्ट मुझे यहाँ से पता चल जाता है 25-24, तो मैं ये भी स्टेप नहीं लिखता, डायरेक्ट मैं यहाँ पे 25-24 में कर लेता हूँ, ठीक है। एकदम इतना आसान है ये चीज़, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आसान क्वेश्चन होते हैं एग्जाम हॉल में, ठीक है। अभी देखते हैं हम 10th नंबर का क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट है। अभी ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस, ए ने 31.1/3% क्या किया है, टोटल कैपिटल का इन्वेस्ट किया है, और बी ने रिमेनिंग किया है, ठीक है भैया। इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 1,62,000 प्रॉफिट बन रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, देन बी का शेयर क्या है। मैंने आपको अभी पूछा है प्रॉफिट, हम I1:T1 डिवाइडेड बाय I2:T2 इज इक्वल टू P1/P2 होता है हमारा, ये प्रॉफिट का रेशो होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको रखनी है याद, ये कंसेप्ट आपको याद रखनी है, ठीक है। ये सारे पार्टनरशिप के जितने भी क्वेश्चन है उस पर ये कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। अभी ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, 33.1/3%। यदि आपको परसेंटेज पता होगा तो आपको पता होगा कि 33.1/3% कितना होता है, 1/3 होता है, ये चीज़ आपको पता होगी। तो ए ने मान लो टोटल 3 इन्वेस्टमेंट है, उसमें से एक इन्वेस्टमेंट तो ए ने कर दिया भैया, ठीक है। ए और बी, ए ने एक इन्वेस्टमेंट कर दिया, जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है वो बी ने कर दिया, ठीक है, ये हो गया। देन और कुछ टाइम पीरियड दिया है इन्होंने, यहाँ पे क्या बोला है, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी दोनों भी 12-12 महीनों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे 12-12 × 12 करने की भी ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन एकदम बताने के लिए कि एकदम कंसेप्ट में आपको सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने × 12 कर दिया, ठीक है, कोई नहीं। डायरेक्ट में 1/2 से मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ एग्जाम हॉल में, लेकिन हमें यहाँ पे कंसेप्ट भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो भैया क्या हो गया ये तुम्हारा, और 1,62,000 जो है उसको करना है हमको इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट, तो ये बन गया आपका प्रॉफिट का रेशो, ठीक है। I1:T1 और I2:T2 ये बनता है आपका प्रॉफिट का रेशो, यानी
इसका प्रॉफिट का यदि 12 रहा होगा तो इसका प्रॉफिट 24, यानी ये कट कर दो ना 12 यानी 1:2 इनके प्रॉफिट का रेशो है। यदि टाइम पीरियड यदि सेम रहेगा, जो कि इस केस में है, टाइम पीरियड सेम है, तो जो उनका इन्वेस्टमेंट रहेगा यानी उनका जो कैपिटल रहेगा वही रेशो में उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये कॉमन सेंस वाली भी बात है, उसी रेशो में होना भी चाहिए। ठीक है, तो ये 1:2 हो गया, यानी 1,62,000 जो है 1,62,000 जो है उसको 1:2 रेशो में डिवाइड करना है। यहाँ पे क्या पूछा है भैया, बी का शेयर पूछा है। बी का शेयर क्या रहेगा, 2 डिवाइडेड बाई टोटल 3 इंटू 1,62,000 है ना, 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1,62,000। देखो अभी इसको करो आप, ठीक है। देखो एग्जाम हॉल में ये 3 0 भी लिखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट 162 से करते और 3 0 हम उसके आगे लगा देते, ये एग्जाम हॉल में होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं सिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ। 3 3 5 जा 15, 1 बचा, 3 4 जा 12 और ये 000 और ये 108 पे 000, ये आपका आ गया आंसर। मैं यहाँ पे कंप्लीट भी क्यों लिख रहा हूँ पता है, क्योंकि ये PDF में आपको देने वाला हूँ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहाँ पे आपके पास सब रहे, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1,08,000। ठीक है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, बस ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं क्वेश्चन में। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ये कंसेप्ट आपका और इंप्रूवमेंट होने वाला है, आगे आगे क्वेश्चन देखो। और ये सारे क्वेश्चन CGL 2021 Tier 1 के हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, यदि अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ाई की जाए ना तो बहुत आसान पेपर होता है। ठीक है, लेकिन आपको कुछ कुछ टीचर डराते हैं, वैसे डरने वाली कोई बात नहीं है, बस हौसला रखो, एकदम आसान है, कोई बात नहीं। ठीक है, ABC ने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, A ने इन्वेस्टमेंट किया 33.3% ऑफ द टोटल कैपिटल। ठीक है, B ने 25% रिमेनिंग का और C ने रेस्ट का कर दिया। फिर से 33.3% यानी कितना होता है, A ने कितना किया है 1/3 इन्वेस्ट किया है, और B ने कितना किया है 25% ऑफ द रिमेनिंग। ठीक है, पहले निकाल लेते A, B और C का रेशो। A ने 1 इन्वेस्ट किया है, ठीक है, 3 में से A ने 1 इन्वेस्टमेंट किया है, तो बचा कितना, बचा 2 बचा होगा, और 2 का 25%, 2 का 25% यानी कितना होता है 1/4 यानी 0.5। ये किसका इन्वेस्टमेंट है भैया, ये है आपका B का इन्वेस्टमेंट, तो B ने 0.5 इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, अभी टोटल भैया अपने पास ये 3 है, ये 3 है ना, टोटल 3 में से A ने 1 ले लिया, B ने 0.5 ले लिया, यानी कितना बन गया, 1.5 बन गया। तो C ने कितना लिया होगा, C के पास भी 1.5 बचा यानी 1.5। ये ABC का कैपिटल का रेशो है, यानी इन्वेस्टमेंट का रेशो है। इफ द टोटल प्रॉफिट, ये इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज दिस, देन एज शेयर। देखो क्या है, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट का रेशो है। यहाँ पे टाइम पीरियड यदि सेम है तो मुझे कुछ करने की जरूरत है कि इंटू 12 लास्ट टाइम मैंने किया था क्योंकि मुझे समझाना था, लेकिन अब यहाँ होशियार बन गए तो इंटू 12 करने की जरूरत नहीं। यही है रेशो ABC का, और इसको हमें करना है 2,19,000 2,19,000 को इसमें डिवाइड करके हमें A का शेयर लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पॉइंट में है, आपको थोड़ा तकलीफ हो रहा होगा, तो क्या करो, इसको इंटू 2 करेंगे ना तो हम ये 2 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा, यानी ABC 2:1:3 रेशो में भी है। थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम ऐसी चीज़ें करते हैं। ठीक है, अभी टोटल कितना है भैया, ये प्रॉफिट का ही है रेशो। ठीक है, 2 + 1 3 3 + 3 6, यानी सिंपल सी बात है 6 जो कि है टोटल प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू रेशो, उसका वैल्यू दिया है आपके पास 2,19,000, यानी यदि 6 आपका 219 है, मैं अभी 0 नहीं लिखूंगा, ठीक है, 0 हम बाद में ऐड कर देंगे। 219 है तो हमें A पूछा गया है, तो 2 की वैल्यू किया है। ठीक है, अभी इसको हम करेंगे सॉल्व। डायरेक्ट हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, आप लोग को पता है ना, ये यहाँ पे डायरेक्ट, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, ये इधर जाता है यानी इंटू 2 और ये 6 इधर आता है डिवाइड बाय 6, ऐसे हम इसको डिवाइड करते हैं। पर टाइम बचाने के लिए हम यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 3 जा, यानी ये एक दूसरे को यहाँ पे डिवाइड करते हैं और ये यहाँ पे डिवाइड करता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये कर दिया मैंने, देन ये 3 1 जा 3 7 जा और 3 3 जा, यानी आपका 2 का जो वैल्यू है वो कितना है 73, बट 3 0 हमने यहाँ पे जो है, ये जो 3 0 है वो मैंने यहाँ पे नहीं लगाए थे, इसलिए यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, तो इसलिए ऑप्शन बन गया मेरा 73,000। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन हमें करना होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे
इसको कर देता हूँ, ये आ गया आंसर। ठीक है, ये याद रखना है। 0 0 का करेंगे हम, इतना ना हमारे पास, जैसे हम यहाँ पे 0 0 लिखेंगे उतना टाइम चला जाएगा, फिर मतलब ये कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए ये चीज़ें हम करते हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, 10th नंबर का क्वेश्चन। अभी हम 11th क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट इन बिजनेस इन द रेशियो 9:8:11। ओके, दे इन्वेस्टेड देयर कैपिटल फॉर 4 months, 6 months, 18 months। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। देखो कंसेप्ट अपना वही रहेगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो होता है वो प्रॉफिट का रेशियो होता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का हमें बताया नहीं गया, हमें इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल निकालना है। मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है, तो ए का कैपिटल मान लो ए रहेगा। ठीक है, ए का कैपिटल ए रहेगा और बी का कैपिटल बी रहेगा, सी का कैपिटल सी रहेगा। ए जो है, ठीक है, ए जो है अपना 4 month के लिए कैपिटल कर रहा है, बी अपना 6 month के लिए कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है और अपना सी जो है वो अपना 18 months के लिए कैपिटल इन्वेस्ट करना है। ये आ गया आपका प्रॉफिट का रेशो, ए 4 बी 6 और सी 18। और प्रॉफिट का रेशो ऑलरेडी इसमें क्या दिया है, 9:8:11। तो ये है 9:8:11। अभी हमें निकालना है ए बी और सी का वैल्यू। देखो इस टाइप के जब इक्वेशन होते हैं, जैसे मान लो ये 4A, ठीक है, ये 4A, ये 6 भी रहेगा, ये 18 सी रहेगा, इसका यदि रेशो दिया है और आपको ए और बी और सी का यदि रेशो पूछा गया है, इस टाइप पे एक शॉर्टकट होता है, वो मैं शॉर्टकट आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। तो क्या होता है, A:B:C क्या रहता है, ए जो होता है ना वो रहता है आपका 6:18:9। समझ में आ गया, यानी जो उसको छोड़ के, खुद को छोड़ के जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग के बी और सी के साथ जो है उसको इंटू करेंगे और उसके साथ इसका जो वैल्यू रहा है वो 9, उसको इंटू करेंगे, यानी ए क्या बन जाएगा, ठीक है, 6:18:9 वैसे ही अभी बी क्या बन जाएगा, बी तुम्हारा बन जाएगा, बी को छोड़ के क्या है 4:18:8, क्या है 4:18:8। वैसे ही सी क्या बन जाएगा तुम्हारा, सी को छोड़ के 6:4:11। C18 का ये टोटल वैल्यू है ना, वैसे देखा जाए तो 11, तो क्या है 6:4:11। ये शॉर्टकट होता है इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने का। समझ में आ गया आपको बात, ठीक है। तो यहाँ से अभी A:B:C का अपने को रेशियो मिल गया, ठीक है। अभी क्या करना होता है, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, उसको हम ये कर देंगे, जो कॉमन निकल रहा है वैसे। देखो 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, ठीक है। देन उसके बाद 4 से या 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, देन ये 2 बन जाएगा। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 × 9 कितना होता है 81, ठीक है। देन आपका जो बी है वो क्या है 2 × 3 × 8 यानी 6 × 8 48। वैसे ऑप्शन में देखा जाए तो अभी आंसर आ चुका है जो कि है 81 48, ठीक है। बट फिर भी हम आगे अभी कर लेते हैं, कितना है 11 × 2 × 1 यानी 22। तो ए बी और सी का रेशो जो है वो कितना आ चुका है 81 48 22, ठीक है। कितना आसान है, बस आपको ये I1 × T1 = वो जो मतलब ये जो होता है ये प्रॉफिट का रेशो होता है, ये कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको थोड़ा ये शॉर्टकट यदि पता है, मैंने जो अभी यहाँ पे किया, ए निकालने के लिए 6 × 18 × 19, ठीक है, बी निकालने के लिए 4 × 18 × 8, देन सी निकालने के लिए 6 × 4 × 11, ठीक है, A:B:C वैसे वो हो जाता है। ये चीज़ यदि आपको पता है तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन करने के लिए 25 सेकंड भी इनफ है, ठीक है। बट ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और जो कि बहुत आसान है। अभी क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ए और बी ने एंटर इनटू पार्टनरशिप विथ इन्वेस्टमेंट इन द रेशो 3:5, ठीक है भाई, ए और बी पार्टनरशिप में आगे, इन्वेस्टमेंट का रेशो दिया है। आफ्टर सम मंथ ए विड्रॉ एंड गॉट हिज मनी बैक, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईयर दे रिसीव प्रॉफिट इन द रेशो 2:5। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड ए विड्रॉ दम, यानी क्या दिया है, ठीक है, लिख लेते हैं, लिखेंगे तो थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या है, A:B का जो का इन्वेस्टमेंट का रेशो वो है 3:5 और टाइम का रेशो मतलब हमें पता नहीं है, लेकिन इतना तो पता है जो B है वो पूरा एंड ऑफ द ईयर होने के वजह से जो B है ना वो पूरा 12 महीने रहा होगा, ठीक है। ए का हमें मंथ पता नहीं, तो हम मान लेते हैं ए का ए मंथ के लिए रहा होगा। और ये जो है ना ये चीज़ प्रॉफिट का रेशो है, ए और बी के प्रॉफिट का रेशो क्या है 3A
डिवाइड बाय 60 बोल सकते हैं क्योंकि 5 × 12 60 है। ये इनके प्रॉफिट का रेशो है। क्योंकि I1T1 और I2T2 प्रॉफिट का रेशो होता है, ठीक है। यानी 3A डिवाइड बाय 60 यदि लिखना है तो लिख लो, नहीं तो 5 × 12 भी चलेगा। ये इज इक्वल टू क्या है भैया तुम्हारा, ये 2/5 है, क्योंकि प्रॉफिट का रेशो हमें एग्जाम में दिया गया है। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, उससे हमारा ए आएगा, और ए क्या है, कितने मंथ के लिए ए ने इन्वेस्टमेंट किया था, ये है ए, ठीक है। चलो करो फिर, 5 1 × 5, ये 5 12 जा, 3 1 जा, 3 4 जा, तो यदि ये ए, ये 4 यदि इधर चला जाता है तो मल्टीप्लिकेशन करता है, तो ए आपका आ गया 2 × 4 यानी 8, ठीक है। तो यानी ए कितना, 8 मंथ के लिए रहा होगा। कितना आसान है, बस I1T1 और I2T2 का जो रेशो होता है वो प्रॉफिट का रेशो होता है। ये एक कंसेप्ट यदि आपको पता है तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 30, पार्टनरशिप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अभी थोड़ा लेवल बढ़ता रहेगा, ठीक है। ए और बी एंटर इनटू पार्टनरशिप विद सर्टेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है भैया। एट द एंड ऑफ द 8th मंथ ए विदड्रॉ एंड कलेक्टेड बैक हिज मनी, ठीक है। ए ने अपना पैसा निकाल लिया। ए एंड बी रिसीव्ड प्रॉफिट इन द रेशो 5:9 एट द एंड ऑफ द ईयर, ओके। बी ने इन्वेस्टमेंट किया था 36,000 का, देन हाउ मच ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। फिर से ए इज टू बी, ठीक है। एट द एंड ऑफ द 8th मंथ ए ने क्या है, पैसा निकाला है, यानी ए ने कितने टाइम के लिए, 8 मंथ के लिए पैसा डाला था। बी ने कुछ पैसा निकाला था क्या, नहीं, बी ने पूरे 12 महीने तक पैसा डाला था, यानी बी का टाइम पीरियड 12 महीना है, ए का टाइम पीरियड 8 महीना है, ये तो पहले हमें मिल गया। ए का इन्वेस्टमेंट हमें नहीं पता है जो कि निकालना है, यानी हम ए पकड़ लेंगे उसको, ए के इन्वेस्टमेंट को ए ले लेंगे। देन बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 36,000 दिया हुआ है। देन हमें प्रॉफिट का रेशो भी पता है, तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ए का इन्वेस्टमेंट पता नहीं, इसलिए ए पकड़ लेंगे, 8 महीने के लिए रहा था। देन बी का इन्वेस्टमेंट 36,000 दिया हुआ है, ठीक है। बी कितने, 12 मंथ के लिए है, और ये जो रेशो ये है 5:9 रेशो है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की, मतलब यहाँ पे कुछ कट हो रहा है या कुछ हो रहा है क्या, वो चेक करेंगे, ठीक है। जैसे 4 4 2 जा, 4 3 जा, ठीक है। यानी ये रेशो तो इतना तो आ गया, 2A डिवाइडेड बाय 36 इंटू ये 108, ये 3 0 ना, ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि जो आंसर रहेगा ए का, जो यहाँ से अभी हम जो सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 3 0 डाल देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मतलब टाइम बचाने के लिए ये 0 0 वाला सीन हम कट कर देते, ठीक है। लिखेंगे तो भी चलेगा, बट थोड़ा सा हमें 1 सेकंड ज़रूर होता है, इसलिए हम नहीं लिख रहे, ठीक है। ये आ गया आपका 5:9, ये रेशो कितना है, 5:9, ठीक है। तो अभी ये देखो 9 1 जा, देन 9 12 जा, ये 2 6 जा, है ना, दिख रहा है ना आपको, ये 2 6 जा। तो फिर अभी ये ए जो है, ये 6 इधर जाएगा, तो ये कितना करेगा, ए इज इक्वल टू ये 5 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी तो सब कट चुका है, तो 5 और 6 रहा, उसका मल्टीप्लिकेशन यानी 30। और मैंने बोला था ना, हमने यहाँ पे 3 0 नहीं डाला, तो यहाँ पे 3 0 डाल देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, 30,000, ये आ गया आपका आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है कंसेप्ट में, सेम कंसेप्ट I1T1 वाला प्रॉफिट वाला कंसेप्ट मैंने यूज़ किया, और प्रॉफिट का रेशो ऑलरेडी दिया था, हमें ए का इन्वेस्टमेंट पूछा था। लास्ट क्वेश्चन में हमें मंथ पूछा गया था, यानी टाइम पीरियड पूछा गया था, इस टाइम हमें इन्वेस्टमेंट पूछा गया, ठीक है। तो ये CGL 2021 Tier 1 के क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन करते हैं आप एग्जाम हॉल में। देखो मुझे बताओ, कंसेप्ट यदि अच्छा है तो इस क्वेश्चन को क्या लगेगा यार, 20-25 सेकंड भी बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन को, यदि कंसेप्ट क्लैरिटी है तो। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 14, 3 पार्टनर से X Y एंड Z, उन्होंने इन्वेस्टमेंट बिजनेस स्टार्ट कर दिया 40 38 हज़ार 30 हज़ार से, ठीक है। 6 मंथ के बाद, आफ्टर 6 मंथ, X एंड Z मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000, X और Z ने 20,000 का एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया 6 महीने के बाद, ठीक है भैया। देन क्या है, 20,000 और 15,000, यानी X कितना करेगा, 20,000 करेगा, और Z तुम्हारा 15,000 करेगा, और Y ने क्या किया, 8,000 का विड्रॉ कर लिया 6 मंथ के बाद। फाइंड द शेयर ऑफ Y इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ, ये टोटल प्रॉफिट है, उसमें Y का कितना शेयर है ये पूछा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का है, चलो, लेकिन कंसेप्ट अपना वही रहेगा, कंसेप्ट कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या है, मैंने बोला था ना, पहले ही 0 0 वाला सीन काट दो। देखो 3 0 सब में कॉमन है ना, तो इसको हम 3 0 काट के ही देखेंगे, यानी हम इसको 40 देखेंगे, इसको 38 देखेंगे, इसको 30 देखेंगे, 40,000 नहीं देखेंगे, ठीक है। इससे आसानी हो जाती है, ठीक है। देखो X Y Z है, ओके भाई, X Y Z है, ठीक है। X ने 40,000 पहले 6 मंथ के लिए किए हैं, ठीक है। देखो उन्होंने स्टार्ट में 40,000 किए थे, 38 और 30 मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। पहले क्या करते हैं हम,
पहले बस अमाउंट लिख लेते, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ठीक है। कोई भी अपने को, हम सीख रहे हैं, कोई भी अपने को ये नहीं, 40, 38, देन ये कितना है 30, ये अमाउंट हो गया, ठीक है। मैंने 3 0 कट करके लिखा है। 6 मंथ के बाद एक्स और जेड ने एडिशनल इन्वेस्टमेंट 20,000 और 15,000 का, यानी ये जो 40,000 है ये एक्स ने 6 मंथ के लिए रखे होंगे, उसके बाद 20,000 का और इन्वेस्टमेंट आ गया, यानी 40 और 20 यानी 60 हो गए होंगे, और ये रिमेनिंग 6 मंथ क्योंकि 1 साल के लिए रखा गया ना, तो ये 6 महीने तो इधर चले गए, 1 साल में कितना होता है 12 महीने होता है, तो 6 महीने इधर बच गए, ठीक है भैया, ठीक है। और ये 38 जो है ये भी 6 मंथ के लिए रहे होंगे क्योंकि वाई ने विड्रॉ किए है 8,000, तो रिमेनिंग 6 मंथ के लिए वाई ने 30,000 ही रहे होंगे और रिमेनिंग 6 मंथ के लिए। उसके बाद जो तुम्हारा जेड है उसने 15,000 क्या किए, 15,000 इन्वेस्टमेंट किए लास्ट 6 मंथ, तो पहले 6 मंथ के लिए 30,000 रहे होंगे और ऐड करेंगे 30 में 15,000 यानी 45,000 और ये रिमेनिंग 6 मंथ के लिए। तो ये तुम्हारा इक्वेशन बन गया। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मतलब यदि आप ने ये पहले ये ऐसा टाइप किया होगा तो आपको समझ में आता होगा, नहीं किया होगा आपने टाइप तब भी आपको समझ में आएगा, बस आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है एक्चुअली इसमें ये इसका मीनिंग क्या होता है ये मैं बताता हूँ, ठीक है। ये भी प्रॉफिट का ही रेशो आता है, लेकिन कैसे होता है इसका मीनिंग, ये इसमें प्लस साइन होता है, यानी इसको देखो मैं पहले नहीं का एक्चुअल कंसेप्ट बताता हूँ, देन हम इसको शॉर्टकट से करेंगे। 40 × 6 प्लस 60 × 6 इज टू 38 × 6 प्लस 30 × 6, ये इसका एक्चुअल मीनिंग होता है 30 × 6 प्लस 45 × 6। ये जो है ना, मान लो इसका कुछ आ गया, मान लो 2,000, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 2,000 मान लो इसका आ गया, मान लो इसका आ गया 3,000, एग्जांपल है, मान लो इसका आ गया 4,000, यानी 2,000 इसको 3,000 इसको 4,000, यानी XYZ का प्रॉफिट का रेशो कितना आएगा 2:3:4, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अब ये कैलकुलेशन करना कितना डिफिकल्ट है, ऐसे हम थोड़ी ना करेंगे, इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहीं पे हम उसको कुछ डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। सिंपल सी बात है, देखो बहुत प्यार से देखना है इसको, 6 इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, यानी हम 6 को कट कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 को कट कर दिया। ये डिवाइड कैसे करना है ना, ये मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। अभी देखो क्या हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये देखना होता है डिवाइड करते समय कि ये दोनों को भी उसने डिवाइड करना चाहिए, इसको भी डिवाइड करना चाहिए, इसको भी डिवाइड करना चाहिए, तब भी हम डिवाइड करेंगे। 2 से इधर तो हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, और इधर नहीं होगा ना, नहीं हो जाएगा, ठीक है। कुछ 5 वगैरह 5 से इधर हो जाएगा, इधर होगा क्या, नहीं होगा, इधर भी हो जाएगा, लेकिन इधर नहीं हो रहा है ना, नहीं, तो 5 से भी डिवाइड नहीं करेंगे, ये वाली बात होती है, ठीक है। तो अभी इसको 40 + 60 लेके ही हम चलेंगे, ठीक है। ये मैं इतना पार्ट में थोड़ा सा मिटा देता हूँ, मैंने बस समझाने के लिए। तो अब ये देखो 40 + 60 ये कितना आ जाएगा 100, ठीक है। देन ये 38 + 60 कितना आ गया 68, देन 30 + 45 कितना आ गया 75, यानी XYZ का प्रॉफिट का रेशो 168:75 रहा होगा। समझ में आ गया आपको, ये जो इक्वेशन है ना उसके हिसाब से अपने को चलना पड़ेगा। अपन ने इक्वेशन बना लिया, उसके बाद उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये आ गया अभी आपका प्रॉफिट का रेशो, ये किसका है प्रॉफिट रेशो, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट का रेशो। अभी आगे क्या बोला गया है कि भैया टोटल जो है ना, टोटल प्रॉफिट है 38,880, ये टोटल प्रॉफिट है 38,880 ये टोटल प्रॉफिट है, ठीक है। इसमें आपको प्रॉफिट शेयर किसका पूछा गया है, वाई का शेयर पूछा गया है, ठीक है। तो देखो टोटल प्रॉफिट यानी 100 + 68 + 75, इसका वैल्यू 3,880 है, ठीक है। करते इसका एडिशन 100 168 168 + 75, नहीं तो क्या करो पहले इसको ऐड कर लो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 और ये कितना 70 सर ये 142 + 100 यानी ये 242 बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। 68 + 75, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इसको शॉर्टकट कैसे ऐड कर सकते हैं 75 और ये इसको भी यदि मैं 75 मान लो यानी 150, ठीक है। 150 माइनस यदि 7 कर लिया जाए तो ये 143 बनेगा और 100 यानी 243, ठीक है। इसका एडिशन 243। समझ में आ गया क्या मैंने क्या किया, नहीं समझ में आ गया होगा तो आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे ऐड कर लो, ठीक है। 243, जो 243 है उसका वैल्यू कितना है, ये है 3,880। क्यों यही है
क्योंकि टोटल प्रॉफिट इधर बोला गया और ये भी टोटल प्रॉफिट ही रहेगा इनका एडिशन, ठीक है, सिंपल सी बात है। अभी आगे क्या बोला गया है, हमें पूछा गया है कि y का शेयर पूछा है, y कितना है अपना 68, यानी 68 की वैल्यू पूछी गई है। ये इक्वेशन को अभी हम करना है हमें सॉल्व, जो कि हम कर लेंगे, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको पता है क्या, पता ही होगा, मैंने इधर इधर से हम डिवाइड कर सकते हैं, इधर इधर से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो ये 4 और 3 7 तो 2 9 यानी ये 3 का डिविजिबल है, 8 8 16 16 3 21, ये नहीं है 3 का डिविजिबल, ठीक है। तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। और कुछ कर सकते क्या हम इसको कोशिश 17 से यदि करेंगे हम, तो ये 17 से भी डिवाइड नहीं कर रहा है, यानी ये इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, हाँ सॉरी, ये देखो यदि कितना, मतलब एक छोटा सा पार्ट मैंने गलत लिख लिया, एक ही नंबर, तो कितना, मतलब मेरा क्वेश्चन ही अभी इतना मेहनत कर रहा पर मेरा 0 हो जाता। देखो ये भी सीखने वाली बात होती है, ठीक है। मैंने क्या किया, 1 8 कम कर दिया था, उसकी वजह से ये तो 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए मेरे कैलकुलेशन में मेरी दिक्कत आ रही थी, ठीक है। कोई नहीं, देखो अभी 8 8 8 24 + 3 27, यानी ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, और इसको हम फिर 3 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। कर लो भाई, 3 8 जा 24 और ये 3 1 जा, यानी ये 81 हो गया। देन ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6, देन 2 बचा, यानी 3 9 जा 27, ठीक है। फिर 1 बचा, देन ये 18 हो गया ना, 3 6 जा ये, ठीक है। अभी इसको हम फिर से 9 से डिवाइड होगा क्या यार, ये देख लो, 3 और 9 12 12 + 6 18, हाँ ये 9 से डिवाइड होता है, डायरेक्ट 9 से ही कर लो ना, और आसान हो जाए। 9 9 जा 18 और ये 9 1 जा 9, देन 3 बचा, 9 4 जा 36, देन 3 बचा, 9 4 जा 36, ठीक है। फिर से इसको 9 से डिवाइड कर सकते, 9 1 जा 9, देन ये कितना आता है, 16 का होता है ना, हाँ 16 होता है, 16 × ये होता है, ठीक है। यानी ये कितना बन गया, देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन ही हो गया, ठीक है। इधर कुछ नहीं बचा, ये पूरा इधर का निकल गया, और इधर जो बचा ना, इधर 16 बचा है, और ये 68 नीचे, ये 68 मल्टीप्लाई करता है, यानी फाइनली जो रहेगा ना, वो रहेगा 16 × 68 रहेगा फाइनली, ठीक है। फाइनली क्या रहेगा, 16 × 68। अभी करते हैं इसको कैलकुलेशन, 16 × 68, ठीक है। अभी इसको कैलकुलेशन करते, ठीक है। 16 का आपको टेबल आता होगा तो अच्छी बात है। 16 × 18 कितना होता है आपका, वो होता है 128, ठीक है, 128 यानी 8, ठीक है। 12 आपका कैरी रहेगा, 16, क्योंकि देखो किसी भी चीज़ को × 18 करना है तो क्या करना है, उसका डबल ऐसा, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128, ठीक है। ये 12 आ गया, 16 3 जा कितना रहेगा, 96 रहेगा। 96 में यदि आपने 2 ऐड कर लिया तो वो आता है 108, यानी ये 108, ठीक है। और एक बात, यहाँ पे हमने इस 0 को कंसीडर नहीं किया था ना, पूरे कैलकुलेशन में हम उस 0 को थोड़ा सा निगलेक्ट किया था, वो 0 भी इधर ऐड हो जाएगा, ठीक है। वैसे 0 को यदि 1088 आ रहा है तो इधर से डायरेक्ट आप ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक है। मैंने बस बता दिया आपको, ठीक है। तो ये सारे कैलकुलेशन वगैरह सब है, सबका PDF आपको मिलने वाला है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, ठीक है। क्या किया हमने क्वेश्चन में, कुछ नहीं किया यार, हमने बस इतना देखा, ये I1 T1 का वो कंसेप्ट है, ये कर लिया हमने। उसके बाद कैलकुलेशन थोड़े से डिफिकल्ट थे, ये मैं मानता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बट ऑफकोर्स वही बात है, प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन भी। तो देखो अभी क्वेश्चन देखेंगे हम 15 नंबर का, क्या है, ABC स्टार्टेड अ बिजनेस इन पार्टनरशिप, इनिशियली ए इन्वेस्टेड 29,000 वाइल बी और सी ने 25,000 इन्वेस्ट कर दिए दोनों ने, ठीक है। 4 मंथ के बाद क्या हुआ है कि ए ने भैया विड्रॉ कर दिए 3,000, और उसके 2 महीने बाद, यानी 4 महीने पहले जाएंगे और उसके बाद 2 महीने, यानी टोटल 6 महीने के बाद सी ने 12,000 इन्वेस्ट कर दिए। फाइंड द शेयर ऑफ द सी का शेयर हमें बताना है, प्रॉफिट टोटल 33,200 है। बी की कोई भी बात बोली गई नहीं है, बी का बस इनिशियल बताया गया है कि उसने 25,000 इन्वेस्ट किया, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, ठीक है। अभी अपना सेम लॉजिक, सेम कंसेप्ट, I1 T1 के हिसाब से हम प्रॉफिट का रेशो निकाल लेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला है आपको, देखो सब जगह पे यदि 3 0 है तो इसको हम कट कर सकते हैं ना, हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन बच जाएगा। जो इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट होता है ना, उसमें 0 देखने होती है, ठीक है। तो देखो पहले ए, ठीक है, इसको मैं कलर ब्लैक लेके, पहले रहेगा ए अपना, देन बी और देन सी। ए का क्या है 29,000 है, ठीक है, बी का 25 है और सी का भी 25 है। क्या है, आफ्टर 4 मंथ्स ए विड्रॉ 3,000 ए ने विड्रॉ किए, यानी पहले 4 महीने के लिए 29,000 रहे होंगे, है ना।
उसके बाद ये 29,000 से 3,000 विड्रॉ यानी कितना हो गया 26,000, ठीक है। और कितना टोटल 1 साल तक के लिए रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एंड में देखो क्या है, एट द एंड ऑफ द ईयर फाइंड द शेयर ऑफ सी एंड ऑफ द ईयर के बाद, यानी टोटल 12 महीने इन्वेस्ट किए हुए हैं ना, तो 4 महीने हो गए पहले ऑलरेडी, अभी 8 महीने बच गए, ठीक है भैया। अभी सी का क्या बोला गया है, आफ्टर 2 more months सी इन्वेस्टेड ₹12,000, और 2 महीने के बाद सी ने 12,000 इन्वेस्ट किया, यानी 4 महीना और 2 महीने यानी 6 मंथ। उसके बाद सी ने कितना इन्वेस्ट किया 12,000 ज़्यादा, यानी टोटल कितना रहेगा 37,000। देखो इसमें से पहले 6 महीने 25,000 रहेंगे, और 25,000 रहने के बाद 6 महीने रहने के बाद सी ने क्या किया 12,000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया, यानी 25,000 प्लस 12,000 यानी 37,000, और ये रिमेनिंग 6 मंथ के लिए रहेगा। बी का कुछ भी बोला गया नहीं, यानी बी का टोटल 12 महीने तक इन्वेस्टमेंट रहने वाला है, ठीक है। ये I1 T1 ये समझ रहे हो ना आप, I1 T1 I2 T2 IT T3 I यानी इन्वेस्टमेंट, T यानी टाइम, ये होता है, ये चीज़ होती है आपकी प्रॉफिट का, ये है आपका प्रॉफिट का रेशो। इधर बीच में प्लस प्लस का साइन रहता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अभी हम इसको और थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन करने के लिए क्या करते हैं, देखो 4 से डिवाइड कर सकते क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि 4 से यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा ना, और यहाँ पे भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 2 से कर सकते हैं। 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा, 2 3 जा और 2 3 जा, ठीक है। अभी और किसी चीज़ से डिवाइड नहीं करेगा ये, इसीलिए अभी हम क्या करते हैं डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है 29 × 2 प्लस 26 × 4, 29 × 2 होता है आपका 58, ठीक है। 58 प्लस 26 × 4 होता है आपका 104, ठीक है। इस टू 25 × 6 होता है आपका 150, इस टू 25 × 3 होता है आपका 75, प्लस 37 × 3 होता है आपका 111, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 162, इस टू 150, इस टू ये कितना आ गया आपका 186। क्या इसको हम और डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल। 81 इस टू 75 इस टू आपका ये हो गया 93। ये क्या आ गया भैया, ए इस टू बी इस टू सी का प्रॉफिट का रेशो। ये रेशो किस चीज़ का होता है, प्रॉफिट का रेशो होता है। यानी मान लो ए को 81 रुपीज़ यदि मिलेंगे तो बी को 75 मिलना चाहिए और सी को 93 मिलना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि टोटल प्रॉफिट जो है वो 33,200 रुपये टोटल प्रॉफिट, लेकिन इसके हिसाब से टोटल प्रॉफिट तो इन तीनों का एडिशन रहेगा रेशो के हिसाब से। तो करते हैं इन तीनों के एडिशन। यदि हम 81 प्लस 75 प्लस 93 यदि करते हैं तो क्या आना चाहिए, वो रहेगा 5 + 1 6 6 प्लस 3 तुम्हारा 9 हो जाएगा यूनिट डिजिट पे, और 8 + 7 15 प्लस 9 यानी ये हो जाएगा आपका 249, ठीक है। एकदम आसान है, एडिशन किया मैंने बस। और ये 249 यानी ये तीनों का जो एडिशन है ये कितना है 33,200। ये 249 33,200 यदि है, हमें पूछा क्या गया, हमें सी का शेयर यानी 93 की वैल्यू हमें पूछी गई है, ठीक है। अभी करना है हमें इसको सॉल्व, ठीक है। इसको अभी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं 93 ये वाला चीज़, देखो सिंपल सी बात है। क्या इसको देखो सिंपल सी बात है, 9 + 3 यानी 12, ये भी 3 के टेबल में आएगा। 2 + 4 6 6 + 9 15 यानी ये भी 3 के टेबल में आएगा, ये भी 3 टेबल के आएगा में आ जाएगा। आपको पता नहीं इसको हम यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, तो करो ना फिर। 3 से डिवाइड करेंगे हम, 3 8 जा 24 और 3 जा आ गया 9, ये 3 3 जा 9 और 3 1 जा यानी ये 83 आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता ना हम इसको पैरेलली डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा ये 83 4 जा है, समझ रहे हो ना आप। ये 83 1 जा करेगा और ये 83 4 जा है। कैसे कर सकते हैं आप, देखो यदि 80 भी पकड़ा आपने तो 80 का 4 करोगे आप कितना होता है 320 होता है, और उसके बाद 3 × 4 करोगे 12, 320 + 12 करोगे आप तो 332 आता है, ठीक है। और ये ऊपर 000 है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ, अभी क्या है, अभी आगे ये रहेगा कि भैया ये जो 31 जो है तुम्हारा, ये जो 31 नीचे जो है वो क्या करेगा, वो इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा ना। ये जो तुम्हारा 31 है ये इधर आपका मल्टीप्लिकेशन कर देगा, यानी 31 × 400 बनेगा, और ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा आपका 31 × 400, जो कि आपका आता है 12400।
और यही है आपका फाइनल आंसर। 31 इंटू 400 इज इक्वल टू 12400। ठीक है, क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया। क्वेश्चन में क्या किया, जो जो लैंग्वेज उसने बोला वैसे वैसे हमने इसको सॉल्व किया और हमने उसको फाइनली आंसर कर दिया। I1 T1 I2 T2 I3 T, ये प्रॉफिट का रेशियो होता है। ये चीज़ बस हमें याद है, बाकी सब कैलकुलेशन का खेल है। कैलकुलेशन कैसे करना है, क्या करना है, वो भी चीज़ मैंने बता दी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? P और Q ने एक बिजनेस, एक स्टार्टर शॉप विथ कैपिटल। ठीक है, उन्होंने एक शॉप स्टार्ट कर दिया, कैपिटल दिया है 1,50,000 और 4,50,000। ठीक है, आफ्टर ईयर आउट ऑफ द प्रॉफिट 1,60,000 टोटल प्रॉफिट हो गया। उसमें P को उसका शेयर भी मिल गया प्रॉफिट का। ठीक है, शेयर तो मिल गया उसको, प्लस उसको कुछ मनी मिल गई जो कि प्रॉफिट का पार्ट नहीं था, एज अ सैलरी मिली। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, उसको उसका प्रॉफिट के हिसाब से उसको शेयर तो मिलेगा, उसका कैपिटल के हिसाब से उसका प्रॉफिट का शेयर भी मिलेगा, बट उसको प्लस कुछ सैलरी मिली है जो कि प्रॉफिट का पार्ट नहीं है। ठीक है, ओके। उसके बाद पी को टोटल 70,000 मिले भाई, तो उसका सैलरी कितना मिला होगा? ठीक है, पहले तो हम प्रॉफिट का जो रेशो रहेगा उसके हिसाब से उसको कितना पैसा मिलेगा वो हम निकाल लेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग पैसा बचा रहेगा वो रहेगा उसका सैलरी। ठीक है भैया, ठीक है। पी और क्यू कितना है? मैंने बोला है ना, जितने कॉमन जीरो होता है कैपिटल में उतना सब तुम निकाल दो तो इजी हो जाता है। ये 15:45। टाइम पीरियड कुछ दिया है क्या? दोनों का आफ्टर ईयर, यानी दोनों 12-12 महीने तक रहे होंगे, तो इंटू 12 करने से अच्छा, फिर से हम डिवाइड करके निकाल देंगे, उससे अच्छा लिखो ही मत। कोई यदि टाइम पीरियड सेम है ना तो लिखने की जरूरत नहीं। 15 1 जा 15 3 जा, यानी पी और क्यू का ये प्रॉफिट का रेशियो कितना है? 1:3। यानी पी को यदि 1 रुपया मिला होगा तो क्यू को 3 रुपया मिलना चाहिए। टोटल कितना प्रॉफिट है भैया? टोटल 1,60,000 है, इसके हिसाब से टोटल कितना प्रॉफिट है? 4, यानी 4 का जो है, 4 का मेरा 1,60,000। ठीक है, या मैं 16 ही लिख दूंगा तो भी चलेगा। ठीक है, एग्जाम में इतने जीरो लिखते नहीं होते। ठीक है, वो तो माइंड में रखने पड़ते हैं। ठीक है, अभी क्या हो, इसके हिसाब से टोटल ये 4 है, 4 का टोटल प्रॉफिट 1,60,000 है, तो हमें पूछना चाहिए कि भैया 1 का कितना रहा होगा। प्रॉफिट के हिसाब से 1 को कितना मिलना चाहिए, तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा है ये तो 40,000 है ना। यानी पी को 40,000 तो मिलना चाहिए, बट पी को मिला कितना है? पी को 70,000 मिला है, तो ये जो 30,000 है, ये 30,000 है, वो उसको एक्स्ट्रा मिले ही एज अ सैलरी। इसलिए क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर हो जाता है 30,000। क्यों? क्योंकि 70,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 30,000। समझ में आ गया? ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने क्या किया, कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट का रेशियो निकाला, टोटल प्रॉफिट को उसको ये करते हुए पी को प्रॉफिट के रेशियो के हिसाब से कितना मिलना चाहिए वो निकाला, और उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया था कि कुछ पार्ट जो है वो उसको एक्स्ट्रा मिलता है जो कि प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है, यानी वो 1,60,000 का हिस्सा नहीं है। देखो, 1,60,000 में पी को 40,000 मिल जाएगा और क्यू को 1,20,000 मिल जाएगा। ठीक है, 3 के हिसाब से, तो 1,60,000 तो यहीं पे खर्च हो रहे हैं, लेकिन इसको एक्स्ट्रा मिल रहा है जो कि 30,000 है, वो प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 17 नंबर का क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन थोड़े थोड़े डिफिकल्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, ये अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है वो जरूर मुझे बता देना। ठीक है, क्योंकि मुझे फिर और अच्छा लगता है, आप लोग के लिए मैं करता हूँ। तो ठीक है, क्या है क्वेश्चन? एक मैन है जिसने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है भाई, कर दिया कुछ कैपिटल अमाउंट के साथ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट ईयर में क्या हो गया, ही अर्न 60% प्रॉफिट, उसको 60% प्रॉफिट मिल गया और उसने 50% डोनेट कर दिया। ठीक है भैया, डोनेट कौन सा? डोनेट 50% ऑफ द टोटल कैपिटल, यानी इनिशियल अमाउंट प्लस प्रॉफिट। यानी मान लो सिंपल सा लॉजिक, यदि उसने 100 रुपये इन्वेस्ट किए होंगे, 60% प्रॉफिट, यानी देखो हम करते हैं, पहले मान लो उसने 100 रुपये इन्वेस्ट किए होंगे, उसमें उसको 60% प्रॉफिट मिला, यानी टोटल उसका अभी बन गया 160 रुपया। 160 कौन सा? ही अर्न 60% प्रॉफिट ना, यानी पहला आपका 100 रुपया, उसके ऊपर 100 का 60% यानी 60, यानी 160, यानी 60 रुपया, यानी 100 + 60, यानी उसके पास अभी 160 रुपया हो गया होगा। उसने उसका 50% टोटल इनिशियल अमाउंट प्लस प्रॉफिट, यानी 160 का 50% डोनेट कर दिया, तो उसके पास अब बचा कितना? 80 रुपये बचा। समझ रहे हो बात को? 160 का 50% उसने दे दिया, यानी रिमेनिंग 50% बचा जो कि 80 रुपया। अभी क्या बोला है उसने? ही फॉलो द सेम प्रोसीजर वाइल विद द रिमेनिंग कैपिटल। रिमेनिंग कैपिटल यानी ये 80 के हिसाब से उसने सेम प्रोसीजर किया आफ्टर सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। उसने सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में सेम प्रोसीजर किया। ठीक है, तो क्या है, सेम प्रोसीजर करते हैं। देखो 80 रुपये से फिर से उससे सेकंड ईयर में वो
स्टार्ट करेगा उसको फिर 60% प्रॉफिट होगा। 80 का 60% कितना होता है 48, ठीक है। कैसे निकालेंगे, वैसे मैंने परसेंटेज चैप्टर में बता दिया था, लेकिन फिर मैं बताता हूँ। 80 का 60% यानी सिंपल सी बात है 60% यानी 3/5। इसको यदि आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 48। नहीं तो आप 60% कैसे निकाल सकते हो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो 80 का 50% कितना होता है भैया 40, 80 का 50% 40, रिमेनिंग 10%। 80 का 10% कितना रहेगा 8 ना, तो 40 + 8 48, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो 80 + 48 ये बन जाएगा अपना यहाँ पे 80 + 48 यानी 128, और ये 128 का 50% फिर से वो डोनेट कर देगा, यानी रिमेनिंग बचा 64। 128 का 50% मैंने कैसे निकाला, 50% यानी हाफ होता है, तो 128 का हाफ कर दिया 64 आ गया, ठीक है। 64 बचेगा, 64 डोनेट कर देगा। फिर थर्ड ईयर स्टार्ट करेगा भैया, फिर वो 64 से स्टार्ट करेगा, फिर उसको 60% का क्या होगा, उसका नफ़ा होगा। 60% हम कैसे निकालेंगे, फिर 50% + 10% करो ना। 60% का 50% कितना होता है 32 होता है, और 64 का 10% कितना होता है 6.4 होता है। तो 32 + 6.4 यानी 38.4 उसका मुनाफा हो गया होगा। तो 64 में यदि हम 38.4 यदि ऐड करते हैं, 64 में हम 38.4 यदि ऐड करते हैं तो बन गया 102.4, यानी इतना उसके पास पैसा रहा होगा, बट वो क्या करेगा 50% दे देगा, बहुत पैसा है उसके पास। तो ये क्या हो गया 51.2, यानी लास्ट में कितना बचा थर्ड ईयर के बाद 51.2। ये देखो, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, और ये है उसका थर्ड ईयर, ठीक है। समझ रहे हो बात को, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। ये है, थोड़ा सा मैं अच्छा लिख देता क्योंकि मुझे आपको यही देना है बाद में, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे जाएगा ना ये अपना, तो वहाँ पे ये देना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर कितना है भैया उसका 51.2, बट उन्होंने क्या बोला, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर ही इज लेफ्ट विथ 15,360, यानी इतना बचा है, बट अपना तो इतना बच रहा है ना। और व्हाट वाज द इनिशियल अमाउंट, अपना इनिशियल अमाउंट 100 था, उन्होंने इनिशियल अमाउंट ओरिजिनल में कितना है वो पूछा। भैया ठीक सिंपल सी बात है, 51.2 यदि इतना है तो भैया 100 कितना, ये अपना इक्वेशन बनेगा। तो करो इसको सॉल्व। 51.2 यदि 15,360 है तो भैया 100 कितना है, इसको सॉल्व करना है। एक कॉमन सेंस वाली बात आपको दिख रही होगी यहाँ पे। देखो यार, इसको इंटू 3 करेंगे हम 51.2 को, तो हमें ये मिलेगा क्या, देखो ना 50 को इंटू 3 करो कितना आ रहा है 150 आ रहा है, और ये 1.2 यानी 12 पकड़ लो, 12 का इंटू 3 करेंगे तो 36 आएगा, यानी 150 प्लस, अरे आ रहा है यार, ये हो रहा है ना। समझ रहे मैंने कैसे कैलकुलेशन किया, यानी ये 1 और ये इंटू 3। देखो जीरो के कुछ ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें नहीं है, यहाँ पे कुछ जीरोज आ जाएंगे, और ये 100 वाले भी कुछ जीरोज आ जाएंगे, यानी 3 के ऊपर कुछ जीरोज आ जाएंगे। 3 का स्टार्टिंग वाला तो एक ही है, तो ऑप्शन मेरा सी हो गया। इतना आसान है, ठीक है, कुछ नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे वैसे हमने किया, ठीक है। तो ये इसमें कुछ है ही नहीं है एक्चुअली क्वेश्चन में, ये सिर्फ परसेंटेज, यदि आपको कंसेप्ट पता है परसेंटेज की तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते। देखो 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ए और बी ने क्या किया है भैया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, जॉइंट बिजनेस। ए ने 60,000 इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए, ओके अच्छी बात है। 3 मंथ के बाद बी ने 80,000 इन्वेस्ट किया, यानी पहले 3 मंथ के लिए बी ने कुछ भी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया है, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड ईयर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। सेकंड ईयर के बिगिनिंग में ए ने इन्वेस्ट किया 30,000 ज़्यादा, यानी पहले तो 60,000 इन्वेस्ट कर रहा था, अभी और 30,000 करेगा, यानी 90,000 इन्वेस्ट करेगा रिमेनिंग 1 साल के लिए, ठीक है। और बी ने विड्रॉ किया 5,000, यानी भैया पहले ये तो 80,000 इन्वेस्ट कर रहा था, अभी 5,000 निकाल लिए, तो कितना बचा 75,000, ठीक है। एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर के बाद जो प्रॉफिट अर्न है ए का 35,880 है, ओके। तो प्रॉफिट बी का कितना है, बट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं रुक रहा है, क्वेश्चन ने ये थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया इतना पार्ट। इफ दे डिस्ट्रीब्यूटेड हाफ ऑफ द टोटल प्रॉफिट इक्वली एंड द रेस्ट कैपिटल रेशियो। नॉर्मली क्या होता था, जो प्रॉफिट होता था वो उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया उतने टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के हिसाब से वो प्रॉफिट उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। बट इस केस में क्या हुआ है, इस केस में प्रॉफिट को, हाफ प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया उससे कुछ लेना देना नहीं, भैया इक्वली देगा। 100 रुपीज़ यदि कमाए ना, तो जो 50 रुपये है, यानी 100 का हाफ 50, उसको 25 रुपीज़ दे देंगे। रिमेनिंग 50 नहीं भैया, वो आपके कैपिटल के हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस रेशो के हिसाब से उसको बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आधे 50 को। ये क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है और थोड़े से कैलकुलेशन ज़्यादा है।
जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था कैलकुलेशन थोड़े आसान करने के लिए, यदि सब में 0 0 3 3 जितने कॉमन जीरो आ रहे सब में है यदि कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, तो भैया वो जीरो लिखने की हुए हमें। ठीक है, चलो फिर करते हैं इसको A/B। ठीक है, तो देखो पहले क्या है, पहले 60,000 ए ने इन्वेस्टमेंट किए 1 साल के लिए, तो मैं 60 लिख लेता हूँ। ठीक है, इंटू डायरेक्ट 12 कर लेता हूँ, यहीं पे लिख लेता हूँ। ठीक, कोई बात नहीं। और 3 मंथ के पहले बी ने भैया इन्वेस्टमेंट किया, यानी पहले 3 मंथ के लिए बी का इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं रहा है, उसने 80,000 इन्वेस्टमेंट किए 9 मंथ के लिए। ये कंडीशन है, ये पहले 1 साल की चल रही है। तो देखो टोटल 12 महीने होते हैं, तो 3 महीने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया, यानी 9 मंथ को इन्वेस्टमेंट किया है 80,000, बी ने 9 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया। सेकेंड ईयर का बिगिनिंग में क्या किया, ए ने फिर से 30,000 इन्वेस्ट किया, यानी 60 था पहले, अभी 90, और ये रिमेनिंग 12 के लिए रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, यानी ये 2 साल, यानी देखो फर्स्ट साल 60,000 और रिमेनिंग 1 साल 60,000 और रिमेनिंग 1 साल 90,000। ठीक है, बी ने 5,000 विड्रॉ कर दिया स्टार्टिंग में ही, यानी ये 75, 80 का 5 निकालो 75, और ये 12 महीने के लिए रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी सेकंड ईयर तक है। उसके बाद प्रॉफिट ए का ही है। ठीक है, पहले हम इनका रेशो तो निकाल लेते हैं एक बार। हमने आपको बताया था रेशो कैसे निकालते हैं। इसको जो है डिवाइड कर लो, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 4 जा है ना, 3 3 जा 3 4 जा 3 4 जा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, और 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, या हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, 16 इंटू 4 करेंगे हम तो 240, नहीं तो करो थोड़ा सा डिवाइड करो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसको यदि हम देखो यहाँ पे ये 3 से डिवाइड करेगा, ये 3 से डिवाइड करेगा, ये 3 से डिवाइड करेगा, ये भी 3 से डिवाइड करेगा ना, तो हम इसको डिवाइड करते हैं, यानी ये बन जाएगा 20, ये बन जाएगा आपका 30, ये बन जाएगा आपका 1, ये बन जाएगा आपका 25। तो देखो आगे अभी 20 इंटू 4 करोगे आप 80, प्लस 30 इंटू 4 करोगे 120, यानी ये टोटल कितना बन जाएगा आपका 200। लिख लो ना यहाँ पे 200। ठीक है, और अभी 80 इंटू 1 करोगे तो 80, प्लस 25 इंटू 4 करोगे तो 100, यानी ये बन जाएगा आपका 180। ठीक है, यहाँ पे भी और आप कर सकते थे, यदि आप चाहते तो आप कर सकते थे यहाँ पे भी, शायद ये 5 से हर एक डिवाइड हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है अभी इतना मैं कैलकुलेशन इजीली कर सकता हूँ, इसलिए मैंने किया नहीं। ठीक है, यदि आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। ए और बी का ये रेशो आ जाएगा। ठीक है, यदि आपने 0 0 भी कट कर लिए तो ये 20:18 आएगा। ठीक है, बट मैं इसको 14:36 लेने वाला हूँ। अभी क्यों, ये मैं बताता हूँ। क्या बोला गया है कि भैया उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है हाफ ऑफ द टोटल प्रॉफिट इक्वली, यानी ये कितना आ गया 20 + 18 38 का मैं हाफ करूंगा, कितना आएगा 19 को मैं यदि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मेरे को 9.5 देना पड़ेगा ना, जो कि आएगा पॉइंट में, और मैं नहीं चाहता कैलकुलेशन पॉइंट में हो, इसीलिए मैं ए और बी का जो रेशो है ना उसको मैं लेता हूँ 40:36। ए और बी को क्या रेशो को क्या लेता है मैं 40:36। ठीक है, यानी ये टोटल कितना बन गया, ये बन गया आपका 76। इस 76 को यदि मैंने हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी ये कितना बन जाएगा मेरा ए और बी। अभी मैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ये बन जाएगा आपका क्या कर रहा हूँ मैं, ये 76 से ना 76 का हाफ कितना होता है 38 को मैं क्या कर रहा हूँ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, यानी ये क्या बन जाएगा 19 और 19 बन जाएगा। जो रिमेनिंग 38 है वो उसको अपने इसके हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यानी ये बन जाएगा आपका 20 और ये बन जाएगा 18। ठीक है, क्या हो रहा है, टोटल प्रॉफिट है आपका 76। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, टोटल प्रॉफिट है आपका 76, उसमें से हाफ 76 का हाफ 38, उसको मैंने हाफ डिवाइड कर दिया, जो कि मेरे क्वेश्चन ने बोला था, तो ये 19 बन गया। जो रिमेनिंग 38 है उसको मैंने उसके जो ये रेशो जो बन रहा है उसके हिसाब से मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना था, इसलिए 2018, यानी ए को ये इतना मिले, बी को इतना मिला, यानी ए को और बी का रेशो, ए को कितना मिलेगा 39, ए को 39 मिलेगा और बी को कितना मिलेगा 37। एक बात बहुत अच्छे से याद रखना है, ये बन गया अपना फाइनल रेशो ए और बी का, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये रेशो यदि आपके पास आ गया, अभी आगे क्या बोला गया है भैया, ए जो है ना, ए जो है आपका वो क्या कर रहा है, उसका इतना 35,880 लाभ हो रहा है, बट भैया ए का तो 39 है, यानी मेरा 39 का वैल्यू 35,880 है, मेरा 39 का वैल्यू 35,880 है, और मेरे को पूछा गया है बी का वैल्यू कितना है, बी का प्रॉफिट कितना है, जो कि यानी 37 का भैया
क्या वैल्यू है तो करूँगा ना मैं, ठीक है। ये तो आपको पता है, हम यहाँ से पैरेलली भी डिवाइड कर सकते। क्या इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते। क्या इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते। कैसे? 8 + 8 16 और 16 प्लस ये भी 8 है, 16 + 8 यानी 24। 24 क्या 3 से डिवाइड होता है? येस ऑफ कोर्स। तो ये भी 3 से डिवाइड होता है। 3 + 9 12, 12 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये भी 3 से डिवाइड होता है। ये ट्रिक पता होगी ना आपको, ठीक है। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हम 13 आ जाएगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 3, 2 बचा यानी 25, यानी 3 8 ज़ा 24, ठीक है। फिर देखो 3 1 ज़ा 3, देन 2 बचा 25 बन गया, यानी 3 8 ज़ा 24, देन 24 यानी 1 बचा, 1 मिनट, 35 880, ठीक है। 1 मिनट, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा शायद गड़बड़ा गया है। ये क्या है? 3 1 ज़ा 3, देन आपका 5 बचा 5, यानी फिर से 3 1 ज़ा, सॉरी मैं क्या कर रहा था, 3 1 ज़ा 3, देन 2 बचा, ठीक है, देन 2 बचे यानी ये 28 बन गया, यानी 3 9 ज़ा 27, देन 1 बचा यानी ये 18 बन गया, यानी 3 6 ज़ा 80 और ये ऊपर का 0 11960 आ गया। क्या ये 13 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। ये 13 1 ज़ा कर दूंगा मैं इसको, 13 1 ज़ा 31 और ये 13 9 ज़ा 117 होता है। रिमेनिंग आपका 2 बचा, ये 26 बन गया, यानी 13 2 ज़ा 26, ये 920, ठीक है। ये आपका आ गया, यानी और ये जो 37 है इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा ना इसको, यानी फाइनल आंसर आपका रहेगा 920 × 37 और ये आपका रहेगा फाइनल आंसर। इसको यदि आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाईप्लिकेशन पूरा करने की जगह कुछ हो सकता है, तो देखो 0 को तो सबके पीछे 0 0 है, इसलिए मैं थोड़ा 0 को थोड़ा सा निगलेक्ट कर लेता है, यानी मुझे को 37 × कितना करना है? 92 करना है, ठीक है। तो 92 × 37, ठीक है। इसको यदि मैं करता हूँ तो देखो आपको ट्रिक थोड़ी सी पता है क्या? मैं बता देता हूँ। वैसे 32 × 92 यदि मुझे करना होता है ना, तो मैं कैसे करता हूँ, सॉरी ये क्या है, 92 37 है ये, ठीक है। थोड़ा सा भी मैं इसका ट्रिक भी बता देता हूँ आपको कैसे करना होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो ये ऐसा मल्टीप्लिकेशन देना, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देना, ऐसा करते हैं ना। तो 3 × 9 कितना होता है? 27, ठीक है, 2700। देन हम ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, यानी फर्स्ट इसमें 27 पे 00 करते, ठीक है, 27 पे 2 0 डाल देते, देन ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 9 7 ज़ा 63 प्लस 6 यानी कितना बन गया? 69, 69 पे एक ही 0 डालना है। फिर हम करते हैं लास्ट का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जो कि आता है 7 × 2 14 आता है, ये 14, और इसका एडिशन करना होता है। ये तो 4 9 1 ये 0, 7 + 6 ये यानी 3304, और उसके बाद एक 0 रहने वाला है, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। सॉरी ये इसमें इधर एक रहेगा ना, हाँ, तो ये 3404 ऐसा आएगा, ठीक है। ये बस कैलकुलेशन की बात है और कुछ नहीं, ठीक है। तो बस पहले तो कॉन्सेप्ट मेन ये है कि ये तो हमारा कंसेप्ट है कि हम प्रॉफिट कैसे रेशो निकाल लेते हैं। उसके बाद ये जो लाइन थे इसने थोड़ा सा हमें परेशान किया, उसके लिए हमने ये रेशो 40:38 40:36 लिया, फिर उसको हाफ डिवाइड कर लिया, बाकी रेशो को ऐसे डिवाइड करके ये हमने निकाल लिया। यदि 39 ये है तो 37 कितना, ऐसा करके हमने निकाला। थोड़ा सा क्वेश्चन ये था ट्रिकी, इसमें थे कैलकुलेशन ज़्यादा, बट कंसेप्ट सेम था, कंसेप्ट में कोई नहीं था, बट प्रैक्टिस आपको बहुत करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत मेहनत करके हमने ये कंटेंट बनाया है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ कैसे लगा, क्या लगा। और जिन बच्चों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर, यदि आप पूरा फाइनल तक यदि इसको देखा है ना, तो मुझको व्हाट्सअप कर दो, ठीक है। मुझको व्हाट्सअप कर दो कि सर हमने पूरा फाइनल तक देखा है, हम वीडियो कॉल करेंगे, हम आपके साथ कॉल करेंगे, जो चाहिए वो करेंगे। आपको कुछ हमसे मेरे से बात करना है, कुछ प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ भी, ज़रूर मेरे से बात कर लेना, क्योंकि आपने एंड तक देखा है, यानी आप एक सिंसियर बच्चे हो, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ एंड में कि बिल्कुल बात हम कर सकते, ठीक है। फिर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।